सरल कार्य बन जाएगा। चैप्टर 3 सशक्त प्रस्तुति के 6 महत्वपूर्ण उपाय। यहाँ पर 6 छोटे परंतु बहुत प्रभावी उपाय दिए गए हैं जो आपकी प्रस्तुति को दमदार बना देंगे। उपाय पहला, पुल बनाना। पुल बनाना एक तकनीक है जो चर्चा को जारी रखती है और उस परिस्थिति को टालती है जिसमें या तो आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं या आपका संभावित ग्राहक बहुत कम बातें करता है। अगर आप कोई महत्वपूर्ण सवाल पूछें और जवाब में आपको एक छोटा सा उत्तर मिले तो आप बहुत कुंठित हो जाएंगे। असली जिंदगी की कहानी। किस तरह स्यू ने एक भावहीन व्यक्ति को प्रभावित किया। यहाँ पर स्यू का उदाहरण है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर थी और वह अपने संभावित ग्राहक फ्रेड के साथ तालमेल बनाने का प्रयास कर रही थी। फ्रेड एक कंप्यूटर कंपनी में काम करता था और उसने अपनी लंच की छुट्टी में स्यू को मुलाकात का समय दिया था। फ्रेड शुरुआत में जरा रूखा नजर आया और वह बातूनी स्वभाव का नहीं था, इसीलिए स्यू शुरू से थोड़ी निरुत्साही हो गई। स्यू, आप इस बिजनेस में कैसे आए? फ्रेड, मेरी हमेशा से ही कंप्यूटर में रुचि थी। इस संबंध में स्यू के पास अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे बात बढ़ाने के लिए अगला सवाल पूछना पड़ा। स्यू, आपको कंप्यूटर के बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? फ्रेड, यह लगातार बदलता रहता है। दोबारा दिए गए इस छोटे जवाब ने स्यू को फिर से मजबूर कर दिया कि वह अगला सवाल पूछे ताकि बातचीत का सिलसिला जारी रह सके। समस्या यह थी कि अगर वह ढेर सारे अच्छे सवाल भी पूछती तो भी कुछ समय बाद बातचीत किसी इंटरव्यू की तरह लगती जिसमें स्यू की भूमिका पुलिस कमिश्नर जैसी हो जाती। छोटे जवाब देने वाले संभावित ग्राहक को संभालने का श्रेष्ठतम तरीका यह है कि उनसे चर्चा करते समय पुल बनाया जाए। शक्तिशाली पुल निम्नलिखित है, अर्थात यानी, उदाहरण के तौर पर, फिर, इसलिए, तब, आपने, इसका मतलब। हर पुल के बाद आपको चुप हो जाना चाहिए। सौभाग्य से स्यू ने पुल का उपयोग करना सीख लिया था और फ्रेड के साथ उसकी चर्चा इस तरह चली। स्यू, आप इस व्यवसाय में कैसे आए फ्रेड? फ्रेड, मेरी हमेशा से ही कंप्यूटर में रुचि थी। स्यू, यानी? फ्रेड, यानी नेटवर्क सिस्टम को बड़े और मध्यम आकार की कंपनियों में लगाना। स्यू, इसका मतलब है? फ्रेड, इसका मतलब है कि मैं किसी भी कंपनी की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार करने में सहायता करता था जिससे जिंदगी आसान हो जाए। स्यू, उदाहरण के तौर पर? फ्रेड, उदाहरण के तौर पर कल की ही बात लें। कल मैंने एक कंपनी में अपना सिस्टम लगाया। उस कंपनी में गंभीर लेखांकन समस्या थी। उन्होंने मुझे बुलाया और इस मामले में स्यू ने न केवल सफलतापूर्वक एक किला जीत लिया था बल्कि वह इंटरव्यू लेने वाले की तरह भी नहीं लग रही थी और उसने ज़्यादा शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया था। वह फ्रेड के बारे में अधिक से अधिक उपयोगी जानकारी प्राप्त कर रही थी और वह अपने पहले नंबर के विषय पर बातें कर रहा था, वह खुद। जब आप पुल का प्रयोग करें तो यह 3 काम करें। पहला, आगे की ओर झुके, हथेली खोलकर आगे करें। दूसरा, पुल के आखिरी अक्षर को थोड़ा खींचें। तीसरा, पीछे टिक जाएं और चुप हो जाएं। हथेली खोलकर आगे की ओर झुकने के 2 संकेत संप्रेषित होते हैं। पहला तो यह कि बिना शब्दों के ही इससे यह पता चलता है कि आप खतरनाक नहीं हैं, और दूसरा संकेत यह है कि इससे श्रोता को यह पता चलता है कि अब बातें करने की उसकी बारी है क्योंकि आपने नियंत्रण उसके हाथों में सौंप दिया है। पुल की आखिरी अक्षर को खींचने से यह लगभग एक सवाल के रूप में बदल जाता है, जबकि यदि इसे न खींचा जाए तो यह एक वक्तव्य की तरह लगेगा। उदाहरण के तौर पर, फ्रेड, ताकि बिजनेस ज्यादा अच्छे ढंग से चल सके। स्यू, यानी? फ्रेड, यानी इससे लोगों की जिंदगी ज्यादा आसान हो जाती है और वे अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे सकते हैं। आप जानती ही होंगी, अधिकतर कंपनियों में कोई अच्छा सिस्टम नहीं होता। यदि पुल और आखिरी अक्षर को नहीं खींचा जाए तो यह एक विचार या वक्तव्य की तरह लगेगा जो अपमानजनक भी लग सकता है। जब आप पुल का प्रयोग कर लें तो इसके बाद चुप हो जाएं। अनंत सी प्रतीत होती खामोशी से न घबराएं और अपने ज्ञान के मोती बिखेरने के लालच से बचें। पुल के प्रयोग के बाद कुछ देर तक चुप्पी छा सकती है। आपकी खुली हथेली यह बताती है कि अब आपने बोलने की जिम्मेदारी संभावित ग्राहक को दे दी है, इसलिए अब आप उसे ही बोलने दें। सुनने की देह भाषा।
यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है कि पुल बनाने से किस तरह छुपी हुई प्रेरणाओं को सामने लाया जा सकता है और संभावित ग्राहकों से किस तरह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नियंत्रण दे देने के बाद आप पीछे की ओर टिक जाएं और अपने हाथ को अपनी हुड्डी पर रख लें और इस तरह मूल्यांकन की स्थिति में आ जाएं। इससे सुनने वाले को तत्काल यह मालूम पड़ जाता है कि उसे बातचीत शुरू करनी है, क्योंकि आप पीछे टिके हुए हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको संभावित ग्राहक के आर्थिक स्वतंत्रता को अपनी पहली प्राथमिकता चुना है, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? संभावित ग्राहक, आर्थिक स्वतंत्रता। आपने इसी को क्यों चुना? संभावित ग्राहक, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। जिंदगी में जो भी करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। आप आगे झुकते हुए हथेली खुली रखकर, यानी संभावित ग्राहक, यानी मेरे पास अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और आरामदेह जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए। आप आगे झुकते हुए हथेली खुली रखकर, आरामदेह जिंदगी यानी संभावित ग्राहक, यानी मेरे पास लंबी छुट्टियों पर जाने के लिए पैसा हो, मैं नई कार खरीद सकूं और कभी कभी थोड़ी बहुत विलासिता की चीज़ें भी खरीद सकूं। आप उदाहरण के तौर पर, संभावित ग्राहक, उदाहरण के तौर पर अगर मैं यात्रा करना चाहूं तो मैं इस योग्य बन सकूं कि, यानी और उदाहरण के तौर पर इन दोनों पुलों का प्रयोग करने से आपका संभावित ग्राहक वह सब बताने लगेगा जो वह सोचता है, अनुभव करता है और विश्वास करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। पुल एक तरह से खुले सवाल होते हैं। प्रस्तुतियों में उनका श्रेष्ठतम प्रयोग तब होता है जब लोग अपने बारे में ज़्यादा बातें न कर रहे हों या वे आपके सवालों का छोटा जवाब दे रहे हों। जब आप पहली बार पुलों का प्रयोग करेंगे तो आपको अजीब लगेगा, खासकर तब जब आप बातूनी स्वभाव के हों, क्योंकि पुल के प्रयोग के बाद बातचीत में कुछ देर तक खामोशी छा जाती है। पर आपके श्रोता को तो छोटे जवाब देने की आदत है, इसीलिए उसे यह खामोशी पूरी तरह स्वाभाविक लगती है। पुलों का प्रयोग मज़ेदार होता है क्योंकि उनसे प्रस्तुतियाँ अधिक रोचक बनती हैं और आपको मौन नियंत्रण की शक्ति भी मिलती है। उपाय 2, सिर हिलाने की तकनीक। अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि सिर हिलाना एक सशक्त और विश्वास दिलाने वाली तकनीक है। अधिकांश देशों में सिर हिलाना या गर्दन ऊपर नीचे करना सहमति दर्शाता है। इसका अर्थ है कि शरीर को झुकाना या नीचे करना, जो यह बताता है मैं आपके सामने झुक जाता हूँ, मैं आपकी इच्छाओं के अधीन हूँ। तो यह एक तरह की झुकने की क्रिया है। सिर झुकाने की तकनीक के 2 सशक्त उपयोग हैं। देह भाषा मतलब बॉडी लैंग्वेज आपकी अंदरूनी भावनाओं की बाहरी अभिव्यक्ति है। अगर आप सकारात्मक महसूस करते हैं तो बोलते समय आपका सिर अपने आप नीचे की ओर हिलने लगेगा। अगर आप तटस्थ अनुभव करते हो और फिर से जानबूझकर अपना सिर हिलाने लगें तो आप सकारात्मक भावनाएं अनुभव करने लगेंगे। दूसरे शब्दों में, सकारात्मक भावनाओं से सिर नीचे की ओर हिलने लगता है। इसके उल्टा भी बिल्कुल सही है, सिर हिलाने से भी सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अगर आप सकारात्मक महसूस करते हैं तो अपना सिर हिलाना शुरू कर देंगे। अगर आप अपना सिर हिलाना शुरू कर देते हैं तो आप सकारात्मक महसूस करने लगेंगे। सिर हिलाने की क्रिया सकारात्मक होती है। अगर मैं आपकी बातों पर सिर हिलाता हूँ तो आप भी सिर हिलाने लगेंगे, भले ही आप मेरी बातों से सहमत न हो। सहमति और सहयोग प्राप्त करने का यह एक अद्भुत मंत्र है। फिर अपने हर वाक्य को शाब्दिक सहमति के शब्दों के साथ समाप्त करें, है ना? क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? क्या यह सही नहीं है? ठीक है ना? जब वक्ता और श्रोता दोनों अपने सिर हिलाते हैं तो श्रोता को सकारात्मक भावनाओं का अनुभव होता है और उससे सकारात्मक परिणाम निकलने की अधिक संभावना होती है। सिर हिलाने की कला आसानी से सीखी जा सकती है और 1 सप्ताह के भीतर आप इसे अपने बॉडी लैंग्वेज संकेतों का स्थायी हिस्सा बना सकते हैं। सिर हिलाने की तकनीक का दूसरा लाभ यह है कि इससे चर्चा आगे बढ़ती है। यह इस तरह होता है जब आप एक खुला सवाल पूछ लेते हैं या एक पुल का उपयोग करते हैं और
श्रोता जवाब देता है तो आप उसके जवाब देते समय अपने सिर को हिलाएं। जब वह बोलना खत्म कर चुके तो भी अपने सिर को 1 बार प्रति सेकंड की दर से 5 बार हिलाना जारी रखें। सामान्यतः 4 सेकंड बाद ही श्रोता दोबारा बोलना शुरू कर देता है और आपको अधिक जानकारी देने लगता है। और जब तक आप पीछे की ओर टिके हैं और आपका हाथ आपकी हुड्डी पर रहता है तब तक बोलने के लिए आप पर कोई भी दबाव नहीं होता है। इस तरह से आप एक प्रश्नकर्ता की तरह नहीं लगेंगे। जब आप सुने तो अपने एक हाथ को अपनी ठुड्डी पर रखें और उसे धीरे धीरे थपथपाएं। इन संकेतों के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि इनसे संभावित ग्राहक को लंबे समय तक बोलते रहने का प्रोत्साहन मिलता है। आप चित्र पर देख सकते हैं पुरुष की ठुड्डी सहलाना, महिला का ठुड्डी सहलाना। उपाय 3, न्यूनतम प्रोत्साहक। जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो तो न्यूनतम प्रोत्साहकों के द्वारा उसे बोलते रहने के लिए प्रोत्साहित करें। न्यूनतम प्रोत्साहक यह है, अच्छा, ओह, सच, फिर क्या हुआ? न्यूनतम प्रोत्साहक दूसरे व्यक्ति द्वारा दी जा रही जानकारी की मात्रा में 2 गुनी से भी अधिक वृद्धि कर सकते हैं। सिर हिलाने की तकनीक और पुलों के साथ मिल जाने के बाद न्यूनतम प्रोत्साहक आपके सबसे प्रभावी यंत्र बन जाते हैं, जिनके द्वारा आप अपनी प्रस्तुति को बेहतर ढंग से जारी रख सकते हैं। उपाय 4, आंखों पर काबू कैसे करें। शोध से पता चलता है कि आमने सामने की प्रस्तुति में किसी व्यक्ति के दिमाग तक पहुंची जानकारी में से 87% आंखों के माध्यम से पहुंचती है, 9% कानों के माध्यम से और शेष 4% अन्य इंद्रियों के द्वारा। उदाहरण के तौर पर अगर आपका संभावित ग्राहक आपके बोलते समय आपकी दृश्य प्रस्तुति की ओर देख रहा हो और आपका संदेश उसके द्वारा देखी जाने वाली चीज से संबंध न हो तो वह आपके संदेश का केवल 9% ही ग्रहण कर पाएगा। अगर आप यात्रा के बारे में बात करते समय एक घर की तस्वीर बनाने लगेंगे तो उसे आपकी बात समझने में काफ़ी मुश्किल होगी। अगर आपकी बातें आपकी दृश्य प्रस्तुति से संबंध है तो भी वह आपके संदेश का केवल 25 से 30% तक ही ग्रहण कर पाएगा, और वह भी तब जब वह दृश्य प्रस्तुति की ओर देख रहा हो, न कि सीधे आपकी ओर। अधिकतम नेत्र नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपनी प्रस्तुति की ओर इशारा करने के लिए एक पेन का प्रयोग करें और साथ ही साथ आपका संभावित ग्राहक जो देख रहा हो उसे शब्दों में स्पष्ट करें। इसके बाद आप नेत्र केंद्र उपकरण से अपने पेन को हटा लें और उसकी तथा अपनी आंखों के बीचों बीच रख लें और बोलते समय अपना सिर हिलाते रहें। नेत्र नियंत्रण के लिए पेन का प्रयोग दिए गए चित्र में। पेन के ऊपर से अपने संभावित ग्राहक की आंखों में देखें और पेन से इशारा वही करें जहां आप देख रहे हो। इससे आपके संभावित ग्राहक के सिर पर चुंबकीय प्रभाव पड़ने से वह सिर उठाकर आपकी आंखों में देखेगा और तब आप जो कह रहे हैं वह पूरी तरह से देखेगा और सुनेगा और आपके संदेश का उस पर अधिकतम प्रभाव पड़ेगा। यह सुनिश्चित कर लें कि आप जब बोल रहे हों तो आपके दूसरे हाथ की हथेली दिख रही हो ताकि भयहीन वातावरण निर्मित हो सके। उपाय 5, प्रतिरूपण। जब 2 लोग एक दूसरे के साथ मानसिक रूप से एकाकार होते हैं तो उनके शरीर भी आपसी तालमेल दिखाने के लिए प्रेरित होते हैं और वे एक जैसी मुद्राएं यहाँ तक कि एक जैसी हाव भाव अपना लेते हैं। इस व्यवहार का उद्देश्य दोनों के बीच तालमेल बनाना और संघर्ष टालना है। इस शब्द विहीन व्यवहार से आप यह कहते हैं, मैं भी आपके जैसा ही हूँ और मैं आपसे तथा आपके दृष्टिकोण से सहमत हूँ। दूसरे व्यक्ति के साथ एकाकार होने की शुरुआत गर्भावस्था में ही हो जाती है, जब हमारी देह क्रियाएं और दिल की धड़कन हमारी मां की लय से तालमेल बना लेती हैं। इसीलिए प्रतिरूपण एक ऐसी अवस्था है जिसके प्रति हमारा स्वाभाविक झुकाव रहता है। चित्र देखें, मम्मी डैडी और रोवर। परिणाम स्वरूप जिन लोगों के साथ हमारा तालमेल बैठ जाता है, हम अपने आप ही उनकी नकल करने लगते हैं। आप इसे व्यवहारिक बैठकों या सामाजिक उत्सवों में उन लोगों के साथ होते देख सकते हैं जिनकी एक दूसरे से अच्छी पटती है। इसी कारण कई सालों तक एक साथ रहने के बाद लोग एक दूसरे की तरह दिखने लगते हैं। फिर वे
एक कुत्ता खरीद लेते हैं जो उन दोनों की तरह दिखता हो। बंदर जो देखता है वही करता है। अगले चित्र में खड़े दो लोग प्रतिरूपण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे एक जैसी मुद्राओं में खड़े हैं। उन्होंने अपने गिलास एक ही तरह से पकड़े हुए हैं। शायद उनके पेय पदार्थ भी एक ही हों। उनकी पोशाक एक सी है और उनका शब्द प्रयोग भी एक जैसा है। यदि एक व्यक्ति अपनी जेब में हाथ डालता है तो दूसरा उसकी नकल करता है। अगर दूसरा अपने वजन को अपने दूसरे पैर पर डालता है तो उसका दोस्त भी वैसा ही करता है। जब तक ये दोनों आपस में सहमत होंगे और उनमें तालमेल बना रहेगा, तब तक प्रतिरूपण या प्रतिबिंबन चलता रहेगा। प्रतिबिंबन दर्शाता है कि तालमेल बन चुका है। प्रतिरूपण से सामने वाला व्यक्ति सहज होता है। यह तालमेल बनाने वाली एक प्रबल तकनीक है। धीमी गति के वीडियो शोध से पता चलता है कि इसमें एक ही समय में पलक झपकाना, नथुने फुलाना, भुकुटी उठाना और यहाँ तक कि पुतली फैलाना और सिकोड़ना भी शामिल है। यह उल्लेखनीय है क्योंकि इतने सूक्ष्म संकेतों की जानबूझकर नकल नहीं की जा सकती। अच्छा तालमेल बनाना सामने वाले व्यक्ति की देह भाषा और शाब्दिक भाषा को प्रतिबिंबित करना तत्काल तालमेल बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिले तो आप उसकी बैठने की मुद्रा, देह कोण, हाव भाव और आवाज के लहजे को प्रतिबिंबित करें। जल्दी ही उसे ऐसा लगने लगेगा कि आप में ऐसा कुछ है जो उसे पसंद आ रहा है। वह शायद आपको इनके साथ मेरे स्वाभाविक तालमेल है की श्रेणी में रखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह आप में अपनी छवि देखता है। प्रतिबिंबन द्वारा तालमेल बनाना। चेतावनी: नई मुलाकात में प्रतिरूपण शुरू करने में जल्दीबाजी न करें। जब से मैंने अपनी पुस्तक बॉडी लैंग्वेज लिखी है, बहुत से लोग प्रतिरूपण तकनीकों के बारे में जागरूक और जानकार हो चुके हैं और इन तकनीकों को 10 करोड़ से ज्यादा लोग टीवी और वीडियो पर देख चुके हैं। प्रतिरूपण से पहले कुछ मिनट का इंतजार करने में अक्सर समझदारी होती है। पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रतिरूपण असमानता है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए पुरुषों और महिलाओं के दिमाग अलग अलग तरह से बने हैं। अधिकतर महिलाएं चेहरे के हाव भाव का सहारा लेती हैं, जबकि पुरुष शरीर की गतियों और संकेतों के द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। सामान्यतः एक महिला 10 सेकंड की सुनने की अवधि में वक्ता के भावों पर प्रतिक्रिया देते हुए औसतन चेहरे के 6 भावों का प्रयोग करती है। उसका चेहरा वक्ता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। ध्यान से देखने वाले को ऐसा लगता है कि मानो दोनों महिलाओं के साथ एक साथ घटनाएं घट रही हो। यह 10 सेकंड की एक सामान्य श्रृंखला दी जा रही है, जिसमें एक महिला के चेहरे से उसके सुने हुए भाव प्रदर्शित हो रहे हैं। दुख, आश्चर्य, क्रोध, खुशी, भय, आकांक्षा। महिलाएं वक्ता की आवाज के लहजे और देह भाषा के द्वारा कही हुई बातों का मतलब समझती हैं और अपने समझे हुए भावों को अपने चेहरे के भाव द्वारा व्यक्त करती है। ठीक यही पुरुष को करना होता है अगर उसे महिला का ध्यान अपनी तरफ खींचना हो या उसे सुनने के लिए मजबूर करना हो। अधिकतर पुरुष सुनते समय चेहरे की अभिव्यक्ति को लेकर हतोत्साहित हो जाते हैं, पर अगर आप इसे सीख लेते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। कई लोग कहते हैं वह सोचेगी कि मैं अजीब हूँ, पर शोध से पता चलता है कि जब कोई पुरुष महिला की भावनाओं को अपने चेहरे के माध्यम से प्रतिबिंबित करता है तो वह महिला उस पुरुष को अधिक बुद्धिमान, दिलचस्प और आकर्षक समझती है। जनता में भावनाओं को छुपाने की विकासवादी आवश्यकताओं के कारण अधिकतर पुरुष सुनते समय मूर्तियों की तरह भावहीन दिखते हैं ताकि संभावित आक्रमण से बचा जा सके। यहाँ 10 सेकेंड की एक वैसी ही सामान्य श्रृंखला है जिसमें एक पुरुष का चेहरा उसके सुने हुए भाव दिखा रहा है। दुख, आश्चर्य, क्रोध, खुशी, भय, आकांक्षा। यह पुरुष की सुनने की शैली के बारे में मजाकिया दृष्टि है, पर इसमें हमें सच्चाई की झलक दिखती है। सुनते समय पुरुष जो भावहीन नकाब ओढ़ लेते हैं, उससे हमें लगता है कि वे स्थिति के नियंत्रण में हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि उनमें भावनाएं नहीं होती। ब्रेन स्कैन से पता चलता है कि महिलाओं की तरह ही पुरुष भी भावनाओं का उतना ही तीव्रता से महसूस करते हैं, परंतु सबके सामने उसका इजहार करने से झिझकते हैं। पुरुष के व्यवहार को प्रतिबिंबित करने की कुंजी
यह समझ लेने में है कि वह अपने भावों का इजहार करने के लिए अपने पूरे शरीर का सहारा लेता है, केवल चेहरे का नहीं। बहुत सी महिलाएं एक भावहीन पुरुष को प्रतिबिंबित करना काफी कठिन मानती हैं, पर अगर वे ऐसा कर लेती हैं तो उन्हें इसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अगर आप एक महिला हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने चेहरे के भावों को कम से कम करना होगा ताकि आप भयावह न लगें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वह प्रतिबिंबित न करें जो आपकी राय में सामने वाला पुरुष महसूस कर रहा है। अगर आपकी राय गलत हुई तो परिणाम विनाशकारी होंगे। आपको सिरफिरा या अजीब समझा जाएगा। जो महिलाएं सुनते समय चेहरा गंभीर बनाए रखती हैं, उन्हें पुरुष अधिक बुद्धिमान, कुशल व समझदार समझते हैं। उपाय 6, गति निर्धारित करना। आवाज का लहजा, उतार चढ़ाव और बोलने की गति भी प्रतिरूपण के दौरान एक से हो जाते हैं ताकि तालमेल बेहतर बन सके। इसे गति निर्धारित करना कहते हैं और ऐसा लगता है मानो दो लोग एक ही सुर में गा रहे हों। आप अक्सर देखेंगे कि वक्ता अपने हाथों से ताल देकर समय गिनता है, जबकि श्रोता अपने सिर झुकाने की लय के द्वारा उससे तालमेल करता है। जब संबंध प्रगाढ़ होते हैं तो देह और भाषाई स्थितियों के प्रतिबिंबन में कमी आ जाती है, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे की आगे आने वाली भावनाओं का अनुमान लगा लेते हैं। दूसरे व्यक्ति के साथ गति निर्धारण तालमेल बनाने का प्रमुख माध्यम बन जाता है। कभी भी सामने वाली व्यक्ति से ज्यादा तेज गति से न बोले। सर्वेक्षण से पता चलता है कि यदि कोई उनसे ज्यादा तेज गति से बात करता है तो कई लोग दबाव में आ जाते हैं। किसी व्यक्ति के बोलने की गति उसके दिमाग द्वारा जानकारी के सचेतन रूप से विश्लेषण करने की क्षमता दर्शाती है। सामने वाले व्यक्ति के समान या उससे कम गति में बोले और उसके लहजे के उतार चढ़ाव को प्रतिबिंबित करें। गति निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर फोन पर अपॉइंटमेंट लेते समय, क्योंकि वहां पर आवाज ही आपकी एकमात्र अस्त्र है। इसीलिए आपको इस क्षेत्र में अभ्यास करने की आवश्यकता है।